नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे IFPH हिंदी सेशन में। आज हमारे समक्ष डॉक्टर सुगंधा हैं जो पीसीओडी इन होम्योपैथी अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुगंधा ने अपना बैचलर्स बैक्सन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से किया है। उन्होंने अपना एमडी श्री साईनाथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इलाहाबाद से किया है। ये ट्रेंड है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट होम्योपैथी नोएडा में। डॉक्टर सुगंधा को इंदिरा गांधी सम्मान अवार्ड मिला है फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस फ्रॉम लखनऊ। इनका क्लोज टू 7 इयर्स, ओवर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें ये मोस्टली पीसीओडी रिलेटेड एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड एंड फिब्रॉइड रिलेटेड केसेस देखते हैं। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओडी पे। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है आज की डेट में, हर तीसरी महिला इससे फीमेल से सफर कर रही है। सो पहले हम बात करते हैं कि पीसीओडी क्या है। जैसे कि आप जानते हैं ये जैसे एक एपिडेमिक की तरह आज की डेट में हो गया है सबके लिए। एंड पीसीओडी का फुल फॉर्म जो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं इसे। इसे सिंड्रोम कहें तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है। इसमें सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इस डिजीज के साथ। तो इसे पीसीओएस कहना ज्यादा सही होगा। आज की यंगर्स में देखा गया है कि बहुत जल्दी एक क्राइटेरिया बन जाता है कि अल्ट्रासाउंड स्कैन अगर हम देखते हैं तो उसमें पीसीओडी लिख के आ जाता है। तो एक ये बहुत जल्दी एक डायग्नोसिस बना दी जाती है पीसीओडी की, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है और जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर होता है, कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में फीमेल की होता है। ये एडोलसेंट यंग फीमेल्स में आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉमन है। प्यूबर्टल के जस्ट बाद ही फीमेल्स बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज से सफर करने लगती हैं। और जितनी भी यंग फीमेल्स हैं, पीसीओडी में बेसिकली क्या होता है कि पीरियड्स या फिर आएंगे या कम आएंगे या नहीं आएंगे, ये तीन चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आप किसी स्कैन, अगर आप पीसीओडी के कभी किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको एक एक इम्प्रेशन दे देता है कि पेरिफेरली अरेंज फॉलिकल्स, पीसीओएस एंड क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज नॉट द डायग्नोसिस ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी को पहले हम देखते हैं कि कहाँ से ये आया। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था स्टीन एंड लेवेंथल ने 1935 में, जिसे हम स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर होता है और इसके मेन क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो ओबेसिटी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब कि इस डिजीज में फीमेल के जो एंड्रोजेंस होते हैं, एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है फीमेल इनफर्टिलिटी को भी ये बहुत ज्यादा कॉज करता है। वो बहुत लीडिंग कॉज है आज के डेट में पीसीओएस के साथ फीमेल की इनफर्टिलिटी। सो दिस इज द पीसीओएस स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो आज के अगर देखा जाए तो करंटली जो अप्रोक्स 4 to 12% ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इससे ग्रसित हैं। करंट इंसिडेंस अगर हम देखें तो लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस इतने ज्यादा है, लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से पीसीओएस 5 to 6% इंक्रीज हो रहा है करंटली। आज आज जो डाटा देखा गया है। और अगर हम एम्स की स्टडी देखें तो एम्स की स्टडी में 20 to 25% फीमेल्स इन इंडिया जो सफर कर रही है सिंड्रोम से। Worldwide, 5 to 10% females are suffering from PCOS in their childbearing age. 65% फीमेल्स ऐसी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको पीसीओएस है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है। और ये एडोलसेंस में बहुत ही जल्दी डेवलप कर रही है, सून आफ्टर प्यूबर्टी। ये चीज बहुत कॉमन है आजकल। और जो इनफर्टिलिटी की जैसे मैंने बात करी कि बहुत ही लीडिंग कॉज है इस वक्त इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी। तो उसमें अप्रोक्स देखा गया है कि 20% फीमेल्स जो होती हैं वो इनफर्टिलिटी उनकी जो है वो एट्रीब्यूटेड है फ्रॉम द पीसीओएस। तो इस तरह पीसीओएस अ वेरी वेरी कॉमन डिसऑर्डर जो इसका इंसिडेंस देखा गया है। अब अगर हम इसकी बात करें इंडोक्राइनल चेंजेस की, तो उससे पहले हम नॉर्मल एक फेनोमेना देखेंगे कि नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है और पीसीओडी में क्या हो जाता है।
इसमें जो फीमेल होती है वो ओबेसिटी उसमें बहुत ही मार्क्ड होती है। ओबेसिटी आप देखेंगे, कोई भी फीमेल है ओबेसिटी है तो उसको हार्मोन इम्बैलेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओबेसिटी होने की वजह से बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन रेसिस्टेंट का मतलब कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन टेकअप करने की जो अवेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो और इंसुलिन सिक्रीट करने लगता है। तो इसकी वजह से कंडीशन आ जाती है हाइपर इंसुलिनीमिया। तो हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन की वजह से कहीं ना कहीं ये एंट्रीब्यूट करता है एंड्रोजन को, जो हमारी बॉडी में एंड्रोजन्स होते हैं उनको इंक्रीज करता है। ये फिनोमेना और भी आगे है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बट पहले हम देखते हैं कि नेचुरली ओबेसिटी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है। तो इंसुलिन ओबेसिटी में जो हमारे एडिपोज टिश्यूज होते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये एक एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि इससे भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कि लेप्टिन है, एडिनोपेक्टिन है, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन जब ज्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं तो ये इंसुलिन की जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसको ये थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी हाइपर इंसुलिनिया की शिकार हो जाती है। अब हाइपर इंसुलिनिया हमारी बॉडी में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हमारे एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं? हाइपर इंसुलिनिया डायरेक्ट ही हमारी ओवरीज को में जो थीका सेल्स होती हैं और ओवरीज का जो स्ट्रोमा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे एक सिस्ट की एक फोटो है। उसमें आप देख रहे होंगे छोटी छोटी पेरिफेरल पे ओवरीज हैं, सॉरी फॉलिकल्स हैं, और बीच में स्ट्रोमा है, जो पिंक कलर का दिख रहा है वो स्ट्रोमा है। तो हाइपर इंसुलिनिया डायरेक्ट ही हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स में जो थीका सेल्स होती हैं उनकी हाइपरट्रॉफी करता है, एंड उसके साथ के साथ जो स्ट्रोमा होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो जब ओवरीज में थीका सेल्स हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो एंड्रोजन इसमें सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो जब ओवेरियन एंड्रोजन सिक्रीशन बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमारा जो हाइपर इंसुलिनिया की वजह से ये हमारा एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं। अब एंड्रोजन्स बढ़ने, ये नॉर्मली भी अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो भी एंड्रोजन सिक्रीट होता है ओवरी से, बट इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होता है। लेकिन इसमें हाइपर इंसुलिनिया की वजह से ये सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज ओवेरियन एंड्रोजन, इंक्रीज ओवेरियन एंड्रोजन। अब ये इंक्रीज ओवेरियन एंड्रोजन क्या करता है, लिवर पे जाता है, और लिवर में एक होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये लिवर सिक्रीट करता है। और ये जो हार्मोन होता है ये हमारे जो एंड्रोजन्स होते हैं उनके लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है, हेल्प करता है। लेकिन जब ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो जब लो हो जाता है तो एंड्रोजन्स बढ़ जाएंगे तो ये लो हो जाता है, और इसकी वजह से जो एंड्रोजन्स होते हैं वो उनकी और बढ़ने लगते हैं वो। तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो होता है, जो कि एंड्रोजन दो हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोडीरियन। तो ये दो जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसमें वो इंक्रीज हो जाता है, और फिर इन रिटर्न वो फिर से जो पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है उसको इंक्रीज करता है। तो इस तरह की साइकिल चलती रहती है कि पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है बॉडी, फिर हाइपर इंसुलिनिया होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग क्या ग्लोबुलिन जो है वो लो होता है, एंड्रोजन बढ़ता है, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है पीसीओएस फीमेल, जिस फीमेल को पीसीओएस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो कंडीशन हो गई हाइपर इंसुलिनिया की, जो पीसीओडी में एक मार्क्ड सिम्टम होता है। इसके बाद इसमें एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजनिज्म। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि हाइपर एंड्रोजनिज्म का मतलब होता है कि इंक्रीज एंड्रोजन्स, मतलब जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं वो बॉडी फीमेल में बहुत कम होते हैं, लेकिन पीसीओएस की कंडीशन में ये बढ़ जाते हैं। तो जब ये बढ़ जाता है तो उसके बाद जो एंड्रोस्टेरोन होता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है, तो एंड्रोस्टेरोन जो है वो पेरिफेरल फैट में उसका कन्वर्जन हो जाता है, पेरिफेरल फैट में टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन हो जाता है ईस्ट्रोजन में। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली एलिवेटेड रहता है। अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का सर्ज होता है, नॉट एलिवेशन, कंटिन्यू एलिवेशन नहीं होता है, उसका सर्ज होता है। और अगर एस्ट्रोजन बढ़ा है तो एलएच भी बढ़ेगा, तो एलएच का सर्ज नहीं होता है, एलिवेशन होता है, जिसकी वजह से एनिवोल्यूटरी साइकिल हो जाती है। तो एनिवोल्यूशन इज ऑल्सो द वेरी मार्क्ड फॉर पीसीओएस।
अब हम इसके इंसिडेंस की बात करते हैं। इंसिडेंस हमने बात कर लिया, अब इसमें एंडोक्राइन चेंजेस क्या क्या होते हैं। एंडोक्राइन चेंजेस में पहले हम देखेंगे एलएच लेवल रेज्ड होता है, एफएसएच नॉर्मल होता है, लेकिन इसलिए इनका जो रेशियो होता है वो वो 2 से ज्यादा हो जाता है एंडोक्राइन चेंजेस में। स्टेरोन, वैसे मैंने ये बताया कि पेरिफेरल फैट में फैट का कन्वर्जन हो जाता है, एरोमेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसका जब कन्वर्जन हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का जब एरोमेटाइजेशन होता है तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, इसलिए एस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का लेवल राइज हो जाता है। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग कैपेसिटी ग्लोबुलिन लेवल्स फॉल हो जाते हैं क्योंकि हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से ये फॉल हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल जो होता है वो माइल्डली रेज्ड हो सकता है फीमेल्स में, ऐसा देखा गया है कि 50% केसेस में माइल्डली रेज्ड होता है। थायराइड फंक्शन भी एबनॉर्मल हो सकता है इसके साथ। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज हो सकते हैं और एमएच लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। जब हम किसी फीमेल का हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें हम एमएच अगर इंक्रीज है तो दैट मीन्स कि हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है ओवरीज का, और अगर एमएच लेवल लो होता है तो इसका मतलब कि ओवरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ये एमएच लेवल रेज्ड होता है इसमें, पीसीओएस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फीचर्स की, जैसे कि मैंने बताया हाइपर इंसुलिनिया, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, इटसेल्फ ही कंट्रीब्यूट करता है हाइपर एंड्रोजनिज्म के, जो कि मैंने अभी प्रोसेस बताया आपको कि हाइपर इंसुलिनिया जो है वो ओवरीज को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, उनकी थीका सेल्स में एंड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइपर एंड्रोजीमिया की कंडीशन हो जाती है। और दूसरा सेक्स हार्मोन ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की जो होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से भी बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है। दूसरा इंसुलिन रेसिस्टेंस का एक और जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही मार्क्ड साइन होता है, वेलवेटी पैचेस आ जाते हैं, डार्कनेस हो जाती है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो है ये पैचेस आ जाते हैं, डार्कनेस हो जाती है, जिसे हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये नेक पे हो सकता है, एक्जिला पे हो सकता है, ब्रेस्ट के बिलो भी हो सकता है और थाइज में भी हो सकता है, जिसे हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस भी कहते हैं। तो ये दो फीचर्स हैं पीसीओएस में। और भी है जैसे कि हाइपर एंड्रोजीमिया, जो कि मैंने बताया है कि एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर्स बढ़ जाते हैं, मेल मेल पैटर्न आने लगता है फीमेल में, और हेयर्स बढ़े भी कहते हैं। तो हाइपर एंड्रोजीमिया की कंडीशन आ जाती है। तो एवेन्यूलेशन की कंडीशन क्यों होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से जो एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल सर्ज होता है, उसके बाद एलएच सर्ज होता है, तब ओव्यूलेशन होता है। एलएच सर्ज और ओव्यूलेशन के लिए ये दोनों का सर्ज होना जरूरी होता है, अदरवाइज ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो इसमें ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन जो होता है वो सिर्फ क्रॉनिक एलिवेटेड रहता है, और उसकी वजह से एलएच भी क्रॉनिक एलिवेटेड रहता है। तो जो जनरली जो प्रोसेस होना चाहिए सर्च का वो नहीं होता है, दैट इसकी वजह से एनोवुलेशन साइकिल हो जाती है, एंड अल्टीमेटली इट्स लीड टू इनफर्टिलिटी फॉर द फीमेल। तो ये चीज एनोवुलेशन साइकिल इसलिए हो जाती है। और इसके बाद मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्यों होते हैं इसमें, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इसलिए भी होते हैं जैसे कि इसमें जो सिम्टम होता है, या एमेनोरिया होगा, या ओलिगोमेनेरिया होगा, या मीनोमेटोरेजिया होगा। मीनोमेटोरेजिया का मतलब होगा कि काफी प्रोलॉन्ग एमेनोरिया के बाद जब पीरियड्स आएंगे तो वो बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका अगर हम एक समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ, कि दैट मीन्स कि एनिवुलेटरी साइकिल हो गई वो, उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन की वजह से, एलएच एफएसएच की वजह से जो फॉलिकल्स मेच्योर हो रहे होते हैं, उनमें से एक फॉलिकल सेलेक्ट होता है, डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन प्रेगनेंसी होती है। और इफ प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो कॉर्पस लूटियम में फॉर्म होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब एनिवुलेटरी साइकिल होती है तो एनिवुलेटरी साइकिल में क्या होता है, ये फॉलिकल्स जो छोटे छोटे बन रहे होते हैं, ये अपनी डेस्टिनेशन अटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें मेचुरेशन नहीं मिल पाती है। हाइपर एंड्रोजनिज्म की वजह से मेचुरेशन नहीं हो पाता है, तो वो फॉलिकल्स उसी ओवरी में ही अरेंज हो जाते हैं, पेरिफेरली अरेंज हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो ओवरी का स्ट्रोमा होता है उसको स्ट्रोमा और भी बढ़ा देते हैं। तो जिसकी वजह से ओवरी बल्की हो जाती है, ओवरी हैवी हो जाती है, और इसे हम पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसे पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ये पैटर्न बन जाता है। तो बेसिकली ये होता है एमेनोरिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है
ऐसी कंडीशन में फीमेल जो होगी या फिर जब कॉर्पस लूटियम नहीं बना, क्योंकि जो नॉर्मल फेनोमेना होता है 14 डे जो सिक्रीटरी फेज होती है आफ्टर 14 डे ऑफ मेंसेस, तो उसमें सिक्रीटरी फेज में प्रोजेस्ट कॉर्पस लूटियम जब कंसीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कॉर्पस लूटियम के रूप में फॉर्म होता है, और उसके डिस्ट्रक्शन में धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रॉम द 24 टू 26 डे प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही पीक होता है, एंड धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का जब सपोर्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे ना ओवुलेशन नहीं हुआ, तो ओवुलेशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से कॉर्पस लूटियम फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और प्रोजेस्टेरॉन नहीं सपोर्ट मिलेगा तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो कि जनरली शेड ऑफ होती है पीरियड्स के दौरान, वो बढ़ती चली जाएगी एंड वो हाइपरप्लास्टिक स्टेज में आ जाती है। और जब हाइपर प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है, मतलब वो एंडोमेट्रियम बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, एंड द स्टेज जब वो एकदम जो वैस्कुलर वेसल्स होती हैं वो ब्रेकआउट हो जाती हैं, तो एज अ मेंसेस के रूप में वो वो शेड ऑफ होती है एंडोमेट्रियम, एंड बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसे हम मिनोमेटोरेजिया कहते हैं। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं, बहुत से कि कभी कभी पीरियड्स, तो फीमेल ऐसे शिकायत करती हैं कि पीरियड्स 2 महीने से नहीं आए थे, 3 महीने से नहीं आए थे, 4 महीने से नहीं आए थे, एंड अब मेंसेस आए हैं तो वो बिल्कुल कंटिन्यूअस, बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, 10 to 15 डेज कंटिन्यू है। तो ये मिनोमेटोरेजिया इज ऑल्सो द वेरी गुड साइन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो ये 3 चीजें पीसीओएस में बहुत ही मार्क्ड है: एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया एंड मिनोमेटोरेजिया। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है इन पीसीओएस पेशेंट। एक और चीज होती है जो कि बहुत मार्क्ड है: एक्ने। एक्ने वल्गारिस या एक्ने रोजी इज अ मोस्ट कॉमन, क्योंकि बहुत पेशेंट में बहुत ज्यादा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत बड़े बड़े मुहासे आ रहे हैं, बहुत, और वो दाग छोड़ते हैं। तो ये चीज जो होती है ये पीसीओएस पेशेंट में बहुत ही मार्क्ड होती है, क्योंकि एंड्रोजन एक्सेस की वजह से ये एक्ने बनते हैं। फिर हम बात करते हैं ओबिसिटी की। ओबिसिटी की हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक मॉर्बिड ओबिसिटी जब तक नहीं हो, तब तक हम पेशेंट को नहीं कह सकते हैं कि आप यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और पीसीओडी। देखिए, सिर्फ इरेगुलर मेंसेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि पीसीओडी है आपको। पीसीओडी का मतलब है, पीसीओएस का मतलब है कि कुछ क्राइटेरियाज जो होते हैं वो डिफाइन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई भी फीमेल हो, अगर सिर्फ एक स्कैन में आ गया कि पीसीओडी है या पीसीओएस पैटर्न है, इट डजंट मीन कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। उसका जो क्राइटेरिया है उसमें ओबेसिटी जो है वो मोर देन, देखिए बीएमआई अगर मोर देन 25 है, नॉर्मल बीएमआई जो होता है वो 25 होता है, 25 to 30 जो है वो ओवरवेट होता है, एंड बियॉन्ड द बीएमआई 30, उसे हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। तो अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है, रीसेंट वेट गेन है, एंड मुहासे आ रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर है, एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन में आ रहा है कि ओवरीज हैवी है, स्वेलन है, बल्की है, एंड फॉलिकल्स आर अरेंज पेरिफेरली मोर देन 10 mm इन साइज, एंड नंबर जो होगा वो 10 to 12, मोर देन 10 to 12 अगर है, तब हम कहेंगे पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। तो ये क्राइटेरिया होता है पीसीओडी और पीसीओएस को वो करने डायग्नोस करने का। एक और क्राइटेरिया जो जनरली हम यूज करते हैं वो है रॉटरडैम क्राइटेरिया, जिसमें कि जैसे मैंने बताया कि ओलिगो एन्युवल्यूशन होगा, मतलब पीरियड्स नहीं आएंगे, एन्युवलेटरी साइकिल होगी, हाइपर एंड्रोजेनिज्म होगा, फेशियल हेयर्स होंगे, चिन पे हेयर्स होंगे, अपर लिप हेयर्स बहुत ज्यादा होंगे, और हेयर्स बहुत ही थिक होंगे, ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म होगा। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी जिसमें मोर देन 12 फॉलिकल्स होंगे, जो कि मोर देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर होंगे, एंड ओवेरियन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अगर इन तीनों में से अगर ये तीनों मिलते हैं तो हम पेशेंट को कह सकते हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करा सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, सबसे पहले जो कॉमनली यूज करते हैं वो है अल्ट्रासाउंड या स्कैन, जो कि कॉमनली है। बाकी और थोड़ा सा मॉडिफाई, अगर हम और थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि ओवरीज के साइज कितना है, फॉलिकल्स कितने हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो हम टीवीएस रिकमेंड करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो कि बहुत ही मॉडरेट अच्छा रिजल्ट बताती है। स्कैनिंग अच्छी होती है और इससे हमें एग्जैक्ट जो काउंट होता है, उसका एएफसी काउंट जो होता है वो हमें पता चल जाता है। तो हम जनरली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं।
सीटी स्कैन भी एक ऑप्शन है, लेकिन सीटी स्कैन इन केसेस में बहुत कम कराते हैं। अगर कोई एड्रीनल ट्यूमर है या ओवेरियन ट्यूमर कोई है जिसकी वजह से हाइपर एंड्रोजनिज्म हो रहा है, उसको रूल आउट कराने के लिए हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। अदरवाइज जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन होती हैं हम अल्ट्रासाउंड स्कैन में अल्ट्रासाउंड या टीवीएससी कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम कराएंगे एलएच और एफएसएच, एएमएच कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन कराते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं क्योंकि बॉडी हमारी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो चुकी होती है ओबेसिटी की वजह से। तो हम ये ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक कराते हैं, फास्टिंग लिपिड लेवल चेक कराते हैं और लेप्टिन कराते हैं। लेप्टिन टेस्ट होता है मॉर्बिड ओबेसिटी को डायग्नोस करने के लिए लेप्टिन टेस्ट भी कराते हैं, जो कि बहुत ही डायग्नोस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा टेस्ट, अच्छे से इसमें पता चल जाता है कि मॉर्बिड ओबेसिटी है या नहीं है। और एक चीज और, अगर जैसे फीमेल का जो क्राइटेरिया होता है, जब हम पीरियड्स आ जाते हैं तो ये टेस्ट हम कब कराते हैं? जब फीमेल के मेंसेस आ जाएंगे, फीमेल के मेंसेस स्टार्ट होने के डे, जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन हम डे 1 कहते हैं, और उसका जो डे 2 होता है, मतलब सेकेंड डे जो पीरियड्स का होता है, उस दिन हम सारे टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट से हमें ये मालूम पड़ता है कि एक्चुअली पीसीओडी की वजह से, मतलब पीसीओएस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या कोई और कारण है। जैसे कि अगर एलएच टेस्ट कराते हैं, एलएच और एफएसएच हम कराते हैं, तो इनका जो रेशियो होता है वो मोर देन 2 होगा। अगर एलएच एफएसएच नॉर्मल है तो हम स्कैन एएमएच देखेंगे। एएमएच अगर कम है तो दैट मीन्स कि ओवरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और अगर एएमएच ज्यादा है तो दैट मीन्स कि हाइपर स्टिमुलेशन है ओवरीज का। फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराते हैं, अगर फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। इसके बाद हम प्रोलैक्टिन भी कराते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन जब इंक्रीज होता है तो वो मेंसेस को सप्रेस करता है, तो हम प्रोलैक्टिन भी कराते हैं। जनरली प्रोलैक्टिन जो है वो फीमेल में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इंक्रीज होता है, अदरवाइज नॉर्मली प्रोलैक्टिन कभी इंक्रीज नहीं रहता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं हम, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी एबनॉर्मल हो सकता है, थायराइड की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और वेट गेन हो सकता है, तो हम इसको भी रूल आउट करते हैं टेस्ट करा के। एंड लेप्टिन तो हम कराते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। एंड फास्टिंग इंसुलिन लेवल एंड ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं फॉर द इंसुलिन रेसिस्टेंसी को देखने के लिए। बाकी हम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हम इसमें ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारी होम्योपैथी रेमेडी इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ मेडिसिन देते हैं। ज्यादातर हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दी हैं, जैसे कि लाइको है, पल्स है, सीपिया है, नाट्राम्यूर है, इग्निशिया है, जो हमें जिनसे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले हैं अब तक। और कुछ थेरेपेटिक मेडिसिन भी हैं, जैसे कि सिनेशियो है, प्लूरस स्पाइनोसा है, एपियम है, एपिस है। ये सारी मेडिसिन का भी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम फीमेल को, कोई भी फीमेल होगा अगर वो पीसीओएस का डायग्नोस हुआ है उसको, तो सबसे पहले हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस में उसकी सीडेंटरी हैबिट्स को चेंज करेंगे, उसकी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करते हैं, और वेट रिडक्शन सबसे पहले हम करवाते हैं, क्योंकि वेट ओबेसिटी की वजह से जो इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है बॉडी, तो उसकी वजह से बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले करते हैं, फिर वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं। जो डाइट हम बताते हैं उसे वो 1200 to 1500 किलो कैलोरीज की डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, मॉडरेट फैट होना चाहिए, गुड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। शुगरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अवॉइड करवाने चाहिए। इनके साथ हम सीड्स इंक्लूड कराते हैं, सीड्स जैसे कि सनफ्लावर सीड्स है, मेलन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं। योगा का बहुत अच्छा रोल है इसमें, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो योगा आसन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट आसन फॉर पीसीओडी, क्योंकि ये होल बॉडी वर्कआउट होता है, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। मतलब इससे हम बहुत जल्दी रूल आउट, मतलब ये पीसीओएस को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद योगा। पद्मासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो रिड्यूस। और मेडिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीओएस फीमेल, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज अ वेरी गुड थिंग। तो स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एंड अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस्ड एंड पैकेट फूड्स को। ये सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं।
बाकी मेरे पास कुछ केसेस हैं जो मैंने अपनी क्लिनिक्स पे मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। जैसे ये कि फीमेल है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज थी एंड बल्कि यूट्रस था, और इसको राइट ओवर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन थी, एंड शी 21 ईयर की फीमेल थी, मेरी क्लिनिक पर आई थी, एंड शी हैज अ मॉडरेट वेट गेन एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम एमेनोरिया। एंड जब मैंने उसकी टोटल हिस्ट्री ली तो समवेयर हर मदर वाज आल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस इन हर अर्ली स्टेजेस। तो व्हेन तो हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं पीसीओएडी या पीसीओएस के, वो अब देखा गया है, पहले तो सिर्फ ओवरीज को देखा गया था कि सिर्फ ओवरीज में एंडोक्राइन चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पीसीओएस हो जाता है, बट लेटर ऑन ये ऐड किया गया है कि स्टडीज में देखा गया है कि फैमिली एंड जेनेटिक हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि फैमिली में अगर किसी को पीसीओडी, अगर मदर या सिस्टर में किसी को अगर पीसीओएस है, तो उनकी डॉटर्स में ये चीज प्रोन हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। तो हर मदर वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज इन हर अर्ली एज। तो मैंने इस बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट किया था, एंड आई गिव हर पल्सरेला इन पल्सरेला 201 dose followed with epis, and I got a good results in 3 months, 3 to 4 months, and there are both reports हैं before and after। पहली रिपोर्ट्स में था पीसीओडी, एंड दूसरी रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आई थी। एक चीज और है कि जो भी पीसीओडी में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं, जैसे कुछ जीन म्यूटेशंस अगर हो जाते हैं तो उसमें भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि CYP21 एक जीन होती है जो कि क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म्स पे होती है। अगर उनमें कोई म्यूटेशन आ जाता है, अगर वो म्यूटेशन हो जाता है, तो भी फीमेल कैन सफर फ्रॉम पीसीओएस इन हर आफ्टर प्यूबर्टी इन एन ऑल सेंस। तो ये भी एक वो है। एक दूसरा केस है, ये फीमेल है, शी वाज सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा होता है जिसमें एंडोमेट्रियोमा सिस्ट थी इसको, एंड शी विजिटेड टू माय क्लिनिक, और जिसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, एंड वाज अ लार्ज चॉकलेट सिस्ट। इसको बहुत सीवियर पेन था, एंड शी वाज जब मैंने उसकी हिस्ट्री देखी तो देयर वाज अ सप्रेशन बहुत मार्क था, इमोशन सप्रेस बहुत ज्यादा थे। तो उस बेसिस पे मैंने इसको स्टैफ 200 दिया था, फॉलोड विद कॉलोफाइलम, एंड 6 महीने में मुझे रिस्पॉन्स मिला था। देखिए पहली रिपोर्ट आप अगर देख सकते हैं तो इसमें राइट ओवेरियन कॉम्प्लेक्स सिस्ट विद इंडोमेट्रियोमा, एंड सेकंड आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर 6 months ऑफ ट्रीटमेंट, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। तो ये एक केस था मेरा इंडोमेट्रियोमा चॉकलेट सिस्ट का। एंड थर्ड केस वाज ऑफ माय हेमरेजिक सिस्ट। पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हेमरेजिक सिस्ट, एंड मेंसेस इरेगुलर थे, 19 ईयर्स एज की थी फीमेल की, एंड 4 months के बाद आफ्टर गिविंग नाट्रम्यूर, she was she got a good result, and after the 3 months of treatment, no significant abnormalities were detected in a ultrasound. She was unmarried, so I didn't get TVS, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, एंड आई गॉट नो सिग्निफिकेंट abnormality नहीं थी। So these are the cases about PCOS। सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन आज की डेट में बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, एंड हर 4 फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके, एंड मेडिटेशन योगा को अपनी डेली एक्टिविटी में ऐड ऑन करके हम इस चीज से इस डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं विद अच्छी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ हम इस डिजीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन ऑन पीसीओडी। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्चुअली मैंने जो रिजल्ट्स मिले हैं मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के साथ ज्यादा मिले हैं। थेरेपेटिक है, बट मैंने ऐसा देखा है क्योंकि ये डिजीज जो है ना वो मेंटल प्लेन से फिजिकल प्लेन पर आती है, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में स्ट्रेस इतना ज्यादा है। स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि हम होम्योपैथ जानते हैं कि डिजीजेस जो होती हैं वो मेंटल प्लेन से फिर फिजिकल प्लेन पर आती हैं। तो इसमें मैं ये कहूंगी कि आप प्रॉपर हिस्ट्री लें, पेशेंट की प्रॉपर केस हिस्ट्री लें, प्रॉपर उसके मीनार के कब था उसका सारी हिस्ट्री लेने के बाद आप एक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालें, और फिर उसके आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज इसमें रह गई है, मैंने कॉम्प्लिकेशंस इसमें मिस कर दिया है। आई कैन एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेशंस।
कि जो शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो तो मैंने बता दिया कि जैसे इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर मेंसेस है, एबनॉर्मल लिपिड लेवल्स हैं, हिर्सुटिज्म है, ग्लूकोज टॉलरेंस है, एगैंथोसिस नाइग्रिकेंस। लेकिन जब ये चीज परसिस्ट करती है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो डायबिटीज मेलाइटस है, इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हो सकती हैं, डिप्रेशन है, एंड रिड्यूस हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पीसीओडी, अगर मैं बात करूं पीसीओडी के बारे में, तो पीसीओडी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज है, तो ये काफी सिस्टम्स को इंक्लूड करती है। और जिन पेशेंट्स में पीसीओडी उनके यंगर एज एडोलसेंस में अगर किसी फीमेल को डायग्नोस हुआ है, तो उसे बहुत ही उसमें ये सारी डिजीज जैसे कि डायबिटीज है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टी है, इंडोमेट्रियल कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, तो ये इनके लिए प्रोन हो जाती है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट है पीसीओडी के। स्ट्रेस लेवल से अगर सफर कर रहा है पेशेंट, तो उसको हम क्या दे सकते हैं? मैंने मेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे तो काम किया है। स्ट्रेस लेवल पे आप कोई मेडिकेशन नहीं दे सकते। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मेंटल प्लेन पे जो भी उसके रिएक्शंस है, जैसे कि उसका उसके पर्टिकुलर रिएक्शंस क्या होते हैं, पर्टिकुलर वो उसे कंपनी डिजायर है, कंपनी एवर्जन है, उस इमोशन के लिए वो कैसे रिएक्ट करती है, इरिटेबल एंगरनेस कैसा है, उसके लिए कैसे रिएक्ट करती है। तो ये सारी चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल बेस पे अगर आप लोगे, तो आपको मेडिसिन इसमें इस तरह से आप रेमेडी निकालोगे, तो आपको ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड स्ट्रेस के लिए मैंने बताया कि आप पेशेंट को योगा मेडिटेशन के लिए थोड़ा अप्रोच करिए, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मेंटल लेवल जो है वो जब मेडिटेशन करते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे स्ट्रेस थोड़ा सा लेवल कम होता है। तो आप योगा आसन्स को एड ऑन करके और अपनी मेडिसिन के साथ साथ आप रिजल्ट दे सकते हैं। आप कह सकते हो कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन में आपको ज्यादा तक ऐसा रिजल्ट्स मिला, और ज्यादातर पीसीओएस में रिजल्ट मिला या पीसीओडी में रिजल्ट मिला? बिकॉज इन माय एक्सपीरियंस पीसीओएस इज लिटिल मोर डिफिकल्ट देन पीसीओडी। इन केसेस में इनफर्टिलिटी का असर क्या है, एंड उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का देने के बाद क्या फर्क पड़ा? आपका कुछ जैसे कि मैंने अभी एक केस आपसे डिस्कस करा था जिसमें मैंने पल्सडेला दिया था। शी वॉज अ वेरी टिमिड पेशेंट। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हम उसके पूरे मेंटल प्लेन की बात करते हैं। अगर मेंटली हम बात करें, तो जो मैंने उसकी केस हिस्ट्री ली थी, तो मैंने बताया कि पेशेंट मदर वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज इन अर्ली एज। तो इस ये भी एक था, एंड शी वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम थायराइड डिसऑर्डर्स। तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म भी था अलोंग विद पीसीओडी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस था मेरे लिए। बट विद पल्सडेला इन इंक्रीजिंग पोटेंसी मैंने उसे दिया था, और मेरे देने का जो वो था, शी वॉज अ हॉट पेशेंट, शी वॉज अ थर्स्टलेस। एंड मेंटल प्लेन पे अगर देखें, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही काम, बहुत बहुत शांत नेचर की थी। एंड शी वॉज वेरी टिमिड, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो था। और शी हैज वो बहुत ही मतलब, पेशेंट जब आपके क्लिनिक पे आता है, तो आप थोड़ा सा देख के समझ भी जाते हो कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करें तो। और बहुत ही टिमिड थी, बहुत कॉन्फिडेंस लो था, गुस्सा चिड़चिड़ापन कभी नहीं होता था। शी वॉज अ वेरी जॉयफुल, बहुत अच्छे से उसने मुझसे बात करी। शी वॉज अ वेरी जॉयस नेचर, सबके साथ रहना उसको अच्छा लगता था, अकेले उसको पसंद नहीं था रहना। सो दिस वाज सम पॉइंट्स, मुझे एग्जैक्टली पूरा केस तो नहीं याद है, बट दिस वाज सम पॉइंट्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग मी अ पल्सरेला, and I got a very good result from pulsatilla. And staff has also a very good result. I have a good result from ignitia also in a young girls, amenorrhea in a young girls. बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप अभी कभी अगर आप उसमें रिपर्टरी पे जाएंगे, तो एमेनोरिया यंग गर्ल्स में एक सिंगल रेमेडी है, इग्निशिया। एंड मुझे इग्निशिया से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। तो ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसपे आप वर्क करके आप कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन निकाल सकते हैं, और आप रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो इनफर्टिलिटी के लिए भी मैंने मेरे साथ मेरे पास एक पेशेंट अभी भी चल रहा है। उसका AMH 7 था। एंड मेरे ट्रीटमेंट के साथ मैंने उसे कैलकेरिया काव दिया था। यस, आई फॉरगॉट द वेरी गुड मेडिसिन, कैलकेरिया काव। शी वाज अ चिली पेशेंट, एंड शी वाज अ वेरी एग लवर। बहुत पसंद था उसे, एग्स बहुत पसंद है, बहुत चिली थी, प्रोफ्यूज पेस्पारेशन था। एंड जो कैलकेरिया पेशेंट में एक चीज मैंने देखी है, दे हैव अ फियर ऑफ कैंसर, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है।
कि आप तो उसे फेयर ऑफ कैंसर था एंड बहुत ही लेथार्जिक थी, बहुत हैवी वेट था उसका। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस और भी सिम्टम्स थे, तो मैंने उसे कैलकेरिया आप दिया था एंड शी कंसीव्ड विद इन 3 months ऑफ ट्रीटमेंट। बहुत पीसीओडी मार्क नहीं था बिकॉज स्टोमा बहुत ज्यादा नहीं बना था। जस्ट मैंने बताया कि रेडियोलॉजिस्ट बहुत क्राइटेरिया एग्जैक्ट पीसीओडी का नहीं था, बट पैटर्न वाज देयर, फॉलिकल्स बढ़े हुए थे। बट विद इन 3 to 4 months में कैलकेरिया का 201 m एंड इवन आई गेव फॉर द 10 m ऑल्सो एंड आई गॉट द रिजल्ट विद इन 3 months। मैम आपने बताया आपने इग्निशिया दिया हुआ है, तो मेरे को ये जानना है कि कौन सी पोटेंसी में आपने इग्निशिया से आपको रिजल्ट मिला एमेनोरिया के केस में? एमेनोरिया के मैंने इग्निशिया 1 m दिया था उसे। आपने डायरेक्ट And, 1 m ही दिया या फिर आपने इंक्रीजिंग पोटेंसी फॉलो करी थी लाइक 30 मैंने 200 एंड? नहीं, क्योंकि वो बहुत ही क्रॉनिक केस था, बहुत टाइम से उसे एमेनोरिया था, ऑलमोस्ट 3 to 4 months, और मुझे लगता है इससे भी ज्यादा का था, इसलिए मैंने इनिशिया 1 m दिया था। एंड द मार्वस रिजल्ट वाज कि विद इन 2 to 3 days शी गॉट हर मेंसेस। और क्या एज था पेशेंट का आपके? आई थिंक 17 to 18 years या 20, एग्जैक्टली मुझे एज नहीं याद है, तो बट इसमें कुछ इसी एज में था। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने देखा था या जस्ट ऑन बेस ऑफ रिकवरी आपने उसको जस्ट इग्निशिया दी थी? नहीं, इग्निशिया के कुछ पेशेंट भी थे, जैसे उसे अकेले रहना बहुत पसंद था, बहुत ही पेशेंट बहुत एक होता है ना, बहुत डल सी थी और उसे कंपनी अच्छी नहीं लग रही थी कुछ, और बहुत ग्रीफ था उसकी लाइफ में। सबसे ज्यादा जो था कि वो ग्रीफ था कि उसने कुछ टाइम पहले उसने अपने फैमिली मेंबर्स में किसी को लूज किया था, कि किसी की डेथ हुई थी उसकी रिलेटिव में, और बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे। तो उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद से उसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। दिस वाज द मेन बेस ऑफ गिविंग इग्निशिया। और जब मैंने रिपर्टरी में देखा कि एमेनोरिया इन यंग गर्ल्स, उसमें भी इग्निशिया आई थी, दैट्स व्हाई आई गिव हर इग्निशिया। तो मतलब मैम ऐसा भी है कि लाइक ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बेस मिलना इम्पोर्टेंट होता है, या ऐसे भी है कि लाइक सिर्फ रिपर्टरी में है और सिंगल मेडिसिन है तो हम लोग किसी को नहीं, दे मैंने सकते हैं कहा ना इग्निशिया और हमें उससे कि मैंने इग्निशिया देखी उसमें भी, बट जो मेंटल पिक्चर मिली मुझे, क्योंकि जो इग्निशिया का मेन वो है, वो ग्रीफ है। अगर ग्रीफ की वजह से पेशेंट को किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड सिंस दैट कि उसने अपनी बहुत क्लोज रिलेटिव को खोया था, एंड फिर वो ग्रीफ उसके अंदर था बहुत ज्यादा, और उसके बाद से उसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, मेंसेस इरेगुलर हो गए थे, फिर 4 या मुझे लगता है 4 to 5 months उसके पीरियड्स नहीं आए थे। तो दिस और भी सिम्टम्स मैंने मिलाए थे, मुझे एग्जैक्टली सिम्टम्स सारे याद नहीं है, बट मैंने और भी सिम्टम्स मिला के मैंने उसे कॉन्स्टिट्यूशन निकाला था उसका, और इग्निशिया दिया था। बट आफ्टर दैट एक बार रिपर्टरी भी मैं इंक्लूड करती हूँ, तो मैंने रिकवरी में जब देखा तो उसमें भी एक सिंगल रेमेडी आई थी इग्निशिया, तो मेरे और भी एक वो हो गया कि इग्निशिया इज द बेस्ट फॉर दिस। ओके, और आप सीधे हायर पोटेंसीज पर ही आपने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया? क्योंकि क्रॉनिक केस था, काफी टाइम से उसको ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने हायर पोटेंसी दिया। जनरली हायर पोटेंसी इतनी बहुत कम होती, कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली हायर पोटेंसी देते हैं, मुझे रिजल्ट मिलता है हायर पोटेंसी से। और इसमें पीसीओडी में रिकरेंस का क्या है चांसेस, एंड आपके केसेस में कुछ फॉलोअप ऐसे रखे क्या कभी? मैंने देखिए वैसे ही पहले बताया, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। हम अपनी ये मेडिसिन से क्योर तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक बहुत रेयर हुआ है कि रिकरेंस होता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, किसी फीमेल को आप जब भी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी फीमेल को ये बता रहे हैं कि आपको पीसीओडी और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये बताना होगा उसे कि दैट यू हैव टू बी, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखनी होगी आपको। आपको एक डे टू डे लाइफ में आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो अच्छी रखनी होगी, हेल्दी चीजें खानी होंगी। वंस इन अ वाइल तो इट्स ओके, बट रेगुलर बेसिस पे आप डाइटरी हैबिट्स को नहीं खराब कर सकते हैं। आपको शुगर इनटेक करना है, लेकिन बहुत लो उसमें इनटेक करना है। जो जो चीजें इसमें अवॉइड करनी चाहिए वो आपको थ्रू आउट अवॉइड करनी पड़ेंगी, बिकॉज रिकरेंस के चांसेस तब बढ़ जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज टेल योर पेशेंट कि आपको लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन रखनी पड़ेगी, बिकॉज इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।